Dear students, in this lecture we shall learn about the higher order difference equations where we have understood the second order difference equations, and now we'll come to the next level where the order can be either 3 or greater. So after understanding the second order difference equations where n was equal to 2, now we are talking about n is greater than 2. और उसके लिए डेफिनेटली हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर n जो है उसके बराबर ही हमारे पास कॉफिशेंट्स होंगे। जैसे n इज़ इक्वल टू 2 केस में हमारे पास a1 और a2 होते थे, दो कॉफिशेंट्स होते थे। कांस्टेंट टर्म को हमने अगेन c से ही रिप्रेजेंट किया और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं वो लिखी हुई है दोनों केसेस में। यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट किया वाई टी प्लस एन से, और फिर उसके बाद वाई टी प्लस एन में से -1 किया, फिर -2, और कर्म करते करते टी प्लस 1 तक आए और फिर फाइनली वाई टी पे आ गए। ये सिनोनिमस है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को इसके साथ रख के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैकेनिज्म वही है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ पर पहले लिखा जाता था, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंस सबसे पहले लिखा हुआ है, और आखिर में हमारे पास आता था ओरिजिनल फंक्शन। यहाँ पर भी ऐसे ही है। इसके अलावा यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू हमने हाईलाइट की हुई है, जो वहाँ पर भी हमने की थी, कि जो इसके साथ कॉफिशेंट होता है दैट इज़ इक्वल टू 1, जो कि हम डेफिनेटली नहीं लिखते। जो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये कि जो कॉफिशेंट है उसका सबस्क्रिप्ट बढ़ता जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पहला कॉफिशेंट है ए नॉट और आखिरी है ए एन। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ ऑब्जर्व करें तो वाई टी है और आखिरी आ रहा है वाई टी प्लस एन। जो ऑर्डर है वो बढ़ता जा रहा है लैग का या लीड का, इन दिस केस दैट इज़ फ्रॉम राइट टू दी लेफ्ट। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि हम कर सकते हैं, एंड दे आर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट। ऑर्डर जो है यहाँ पर nth है, ये लीनियर और फर्स्ट डिग्री की हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डिफरेंस है उसकी पावर 1 कंसिडर की है। आपने देखा होगा कि कोई ऐसी पावर हमें होल पावर के साथ नज़र नहीं आई। वाई टी प्लस एन जब लिखा हुआ है तो उसके ऊपर पावर जो होल है वो 1 ही है। और उसके बाद जो लिमिटेशन डीलिमिटेशंस हमने अपने आप को लिमिट किया है, वो ये किया है कि हमने वेरिएबल कोएफिशिएंट और वेरिएबल टर्म्स का केस कंसिडर नहीं किया। a1 से लेकर an तक है और c है, एंड देयर इज़ नो वेरिएबल टर्म हियर। दूसरा ये कि हमने इस केस में क्रॉस टर्म्स को शामिल नहीं किया, दैट इज़ वाई टी के साथ वाई टी प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो या वाई टी प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो ये चीज़ हमने अवॉइड की है आसानी के लिए। फिर हम इसकी एक सिचुएशन देख लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ द हायर ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशंस इज merely एन एक्सटेंशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन और हायर ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। ये वैसे ही है जैसे कि हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस करते आए हैं। केस 1 की बात करते हैं, वो भी वैसे ही है। वहाँ पर भी ऐसा था कि हम जो कॉफिशेंट्स होते थे उनका सम कैलकुलेट करते थे और चेक करते थे कि -1 जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशंस के लिहाज से बात ठीक है। और हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अगर हम इसे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये उसी की तरह के हमें रिजल्ट्स देगी। यहाँ पर अलबत्ता हम बात करें सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन की, कि उसी को हमने ऑगमेंट कर दिया। वहाँ पर a1 और a2 का सम -1 नहीं होता था पहले केस में। यहाँ पर जितने भी कॉफिशेंट्स हैं उन सब का सम देखेंगे कि वो -1 के बराबर ना हो। तो इन दिस केस हाइब्रिड जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के n रूट्स हैं, उसमें अगर मिसाल के तौर पर पहले 3 रूट्स रिपीटेड रियल हों और आखिरी 2 कम्प्लेक्स रूट्स हों, तो वाई सी जो है हमारे पास इस तरीके की बनेगी। ये वाई सी है हमारे पास। इसमें जो पहले 3 रूट्स हैं आप देख रहे हैं, दे आर अपेयरिंग एज द रिपीटेड रियल रूट केस, जिसमें रूट एक ही है b1 और b1, क्योंकि ये रिपीटेड रूट्स हैं। और जो कॉफिशेंट्स हैं वो हैं a1 a2 और a3। और पहले केस में t की पावर 0 है, दूसरे केस में t की पावर 1 है, और तीसरे केस में t की पावर 2 है। और जो आखिरी 2 रूट्स हैं अगर वो कम्प्लेक्स रूट्स हों
तो आप देख रहे हैं कि उसमें सेकंड लास्ट कोफिशिएंट कॉस थीटा और साइन थीटा आपको पता है दे आर देयर, और इसके अलावा आर टी है, और प्लस माइनस जो है आखिरी दो रूट्स को शो करेंगे। तो आपने देखा कि इसके अंदर हमारे पास हाइब्रिड नेचर है, जिस तरह हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हाइब्रिड नेचर ऑफ रूट्स हुआ करती थी। यहाँ पर जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक रूट्स जो हैं वो बी एन से शो कर सकते हैं, वो बराबर होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के, और वो ऑल्सो बराबर होते हैं इनिशियल कंडीशन। दैट इज़ कि अगर हमारे पास एन रूट्स हैं तो एन ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, और उसके लिए हमें एन ही इनिशियल कंडीशंस रिक्वायर होंगी। न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके सामने है, इसमें हमने थर्ड ऑर्डर डिफरेंस वाली इक्वेशन ली है, और उसमें से हमने A1, A2 और A3 की वैल्यूज़ को और C की वैल्यूज़ को निकाल लिया, और उसके बाद सब्सटीट्यूट किया इस इक्वेशन में, और इनइक्वालिटी चेक की कि इस इक्वेशन में इनइक्वालिटी पाई जाती है कि नहीं, यानी कि सारे कोफिशिएंट्स जो हैं उन्हें हमने नोट किया और उन्हें ऐड किया, जिससे -1 हमारे पास नहीं आया, दैट इज़ ये वैल्यू आई। जिसका मतलब ये है कि हम पहला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और पहला फार्मूला इस केस में ये बनेगा। वैसे तो हम जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन पढ़ते आए हैं उसमें इतनी फॉर्म थी, लेकिन ये नई टर्म ऐड हो गया क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है। इसे आप इजीली हल कर सकते हैं, और इसका इक्विलिब्रियम लेवल होगा 32। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की अगर बात करें, जो कि दूसरा हिस्सा है टाइम पाथ का, वो डिपेंड करता है करेक्टरिस्टिक रूट पे। सेकंड ऑर्डर के लिए जो करेक्टरिस्टिक रूट्स की इक्वेशन थी वो ये थी, जो थर्ड ऑर्डर की होगी उसमें पावर बढ़ जाएगी पॉलिनोमियल की, और बी स्क्वायर के बजाय बी क्यूब से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा बी स्क्वायर भी होगा, बी भी, और बी की वैल्यू पावर की वैल्यू 0। जब हमारे पास ये चीज़ आ गई तो उसमें A1 की वैल्यू लगाना, A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू लगाना इज़ अ वेरी ईजी थिंग टू डू, और इसे हमने फैक्टराइज कर दिया। क्यूबिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया, हमारे पास 3 फैक्टर्स बन गए, और तीनों में से बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और वो 3 वैल्यूज़ हमारे पास बन जाएंगी रूट्स। पहले फैक्टर को हल करेंगे तो बी की वैल्यू ये आएगी, दूसरे से ये, और तीसरे से ये। उन तीनों को हमने ज़ीरो के इक्वल कंसिडर किया है, बिकॉज इसका आंसर ओवरऑल ज़ीरो है। इट मीन्स कि ये तीनों में से तीनों ज़ीरो हो सकते हैं, या इनमें से कोई एक ज़ीरो हो सकता है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने रूट्स निकाल लिए, और रूट्स की नेचर को समझ रहे हैं। पहले दो रूट्स सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले दो रूट्स रियल रिपीटेड है। आखिरी रूट जो है वो -1/8 है, इसमें कोई अयोटा नहीं है, दैट इज़ वाई वी कैन से कि ये डिस्टिंक्ट रियल रूट है। तो इसका मतलब है कि हाइब्रिड हमारे पास कम्प्लेक्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा हाइब्रिड नेचर का, जिसमें पहले जो दो रूट्स हैं वो है रिपीटेड रियल, और आखिरी जो रूट है वो है डिस्टिंक्ट रियल रूट। और इसे फर्दर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यूज़, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और B3 की वैल्यू। फाइनली हमारे पास रिज़ल्ट आ गया YC का, और उसमें हम YP ऐड करने जा रहे हैं। YP ऐड करेंगे तो सिर्फ ये चेंज आएगी, तो हमारे पास ये ओवरऑल रिज़ल्ट आ गया, जिसे हम कह सकते हैं इट इज़ दी ओवरऑल रिज़ल्ट ऑफ द हायर ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, जो कि थर्ड ऑर्डर की थी, जिसकी वैल्यू ये थी, जिसमें रिपीटेड रियल रूट भी पाए जाते हैं और डिस्टिंक्ट रियल रूट भी पाए जाते हैं। ये बात यहाँ पर डिटेल लिखी है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। फाइनल चीज़ ये है कि डायनामिक स्टेबिलिटी को हमने देखना है। डायनामिक स्टेबिलिटी आपको याद होगा कि रूट्स की नेगेटिविटी पे डिपेंड करती थी। B1 B2 दोनों 1/2 है। इस केस में नेगेटिविटी पे डिपेंड करती थी व्हेन इट वाज द केस ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। चूँकि यहाँ पर हम डिफरेंस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1 से लेस होना इज़ द रिक्वायरमेंट। सो 1/2 इज़ लेस देन 1 इन इट्स एब्सोल्यूट सेंस, और B3 जो था वो 1/8 था माइनस के साथ, इसका एब्सोल्यूट सेंस में आंसर लेस देन 1 होगा। दिस मीन्स कि ये कन्वर्जन टाइम पाथ है, बिकॉज ऑल रूट्स इन एब्सोल्यूट सेंस दे आर लेस देन 1। तो दैट इज़ व्हाट वी कैन से अबाउट दिस थर्ड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। थैंक यू।